फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, किसी भी विद्यालय का जो संचालन है वो नियमों के अंतर्गत ही होता है। शासकीय नियम होते हैं जिनके तहत विद्यालय संचालित होता है। अगर आप किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर हेड टीचर वर्क कर रहे हैं तो विद्यालय प्रबंध समिति क्या है दोस्तों, इसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। क्योंकि विद्यालय के समग्र विकास की संकल्पना विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से ही होती है। विद्यालय प्रबंध समिति में अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, विद्यालय प्रबंध समिति में कितने सदस्य होते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी तो आपको होना ही चाहिए। साथ ही साथ विद्यालय प्रबंध समिति में जो फंड्स आते हैं, विद्यालय प्रबंध समिति का जो अकाउंट होता है, जो खाता संचालित होता है, उसमें सरकार वित्त पोषण करती है, पैसा भेजती है। कितने छात्र संख्या पे कितना पैसा आता है, किन नियमों के अंतर्गत आप इस पैसे को आहरित कर सकते हैं, कौन कौन सी पंजिकाएं दोस्तों आपको बनानी होती हैं, और विद्यालय प्रबंध समिति का जो अध्यक्ष है उसके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं, और हेड टीचर को बतौर लीडर किस तरीके से विद्यालय के समग्र विकास में विद्यालय प्रबंध समितियों का सहयोग लेना होता है। ये वीडियो थोड़ा लेंदी है, लेकिन हम इन्हीं सब बिंदुओं पे दोस्तों बात करने जा रहे हैं। ये आपके जागरूकता के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन बातों का जब आप सम्यक ध्यान रखेंगे तो हर स्तर पे आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा हुआ पाएंगे और विद्यालय के संचालन में दोस्तों आपको अवश्य ही मदद मिलेगी। दोस्तों, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालयों के संचालन में समुदाय एवं माता पिता की सहभागिता प्राप्त करने हेतु विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों द्वारा विद्यालय के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का भली भांति निर्वहन करने तथा कुशल एवं सक्षम बनाने के उद्देश्य से हस्त पुस्तिका जन पहल विकसित की गई है। हस्त पुस्तिका में विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना एवं गठन, समिति के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, वित्तीय जिम्मेवारियां, विद्यालय विकास योजना, विद्यालय का सोशल ऑडिट, जन पहल रेडियो कार्यक्रम में विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा हेतु उपायों की आवश्यक जानकारी भी दी गई है। इसके परिणाम स्वरूप विद्यालय प्रबंध समिति अपनी भूमिका एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगी। आशा करता हूं कि हस्त पुस्तिका जन पहल आपके उद्देश्यों में सफल सिद्ध होगी। शुभकामनाओं सहित राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, जैसे कि बात की जा रही थी कि देश के संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में एक कानून बनाया गया, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, संक्षेप में अगर हम इसे बोलें तो RTE यानी राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। और ये जो RTE एक्ट है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में दोस्तों 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है। तो ये RTE एक्ट, जिसके तहत ये बात हो रही है कि सभी बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम 2009 के अम्ब्रेला के तहत दोस्तों आगे ये जो कानून है ये क्रियान्वित हुआ, व्यवहारिक रूप में अमली जामा पहनाया गया 1 अप्रैल 2010 पूरे भारत में। इसके लागू होने के बाद अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कक्षा 8 तक की निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार दोस्तों बन गया। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 प्रख्यापित की गई।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश नियमावली 2011 की मुख्य बातें आपके सामने रख रहे हैं। पहला बिंदु है 6 से 14 वर्ष की आयु के हर एक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 पूरा करने तक अपने पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अर्थात बच्चे की शिक्षा के लिए किसी प्रकार का शुल्क या खर्च नहीं देना होगा। ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है और वह किसी विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है अथवा कक्षा 8 तक की अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरा नहीं कर पाया है, उसे उसकी उम्र के अनुरूप उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही उसे अन्य बच्चों के समकक्ष लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उम्र के सबूत के अभाव में बच्चे को दाखिला पाने का भी अधिकार होगा। अगर किसी का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कोई माता पिता अपने बच्चे की उम्र का सबूत नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि उनका एडमिशन में रोक दिया जाएगा, उन्हें दाखिला पाने का अधिकार होगा। अब यहाँ पे बात हो रही निम्न दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को बच्चे की आयु के प्रमाण के रूप में आप समझ सकते हैं। दस्तावेज दोस्तों कौन कौन से हैं? पहला दस्तावेज है अस्पताल या सहायक नर्स मिडवाइफ का जन्म पंजीकरण अभिलेख। दूसरा है आंगनबाड़ी का अभिलेख। तीसरा है जन्म एवं मृत्यु संबंधी ग्राम पंजीकरण। चौथा है माता पिता या अभिभावक द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से बच्चे की आयु की घोषणा। प्रवेश हेतु जन्म प्रमाण पत्र एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट की बाध्यता नहीं है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी जिसको बोलते हैं उसकी बाध्यता नहीं है। बच्चे को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार है। अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए सभी गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए 25% सीटों तक का आरक्षण है। यहाँ दोस्तों बात हो रही है कि अलाभित समूह के बच्चे जो हैं, दुर्बल वर्ग के बच्चे के लिए सभी गैर सहायतित, जो कि जहाँ पे गैर सहायता प्राप्त जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, यानी निजी विद्यालय भी हो सकते हैं, तो कक्षा में दाखिला के लिए 25% सीटों का वहाँ पे उनके लिए रिजर्वेशन है। कक्षा 1 से 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले किसी भी बच्चे को कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा, निकाला नहीं जाएगा। किसी भी बच्चे का दाखिला लेने के समय स्क्रीनिंग टेस्ट अथवा कैपिटेशन फीस नहीं लिया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने वाले विद्यार्थियों को एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। बच्चे को शारीरिक दंड एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करना प्रतिबंधित है। विद्यालय प्रबंध समिति में 3/4 सदस्य अभिभावक होंगे, जिसमें 50% महिलाएं या कमजोर एवं वंचित वर्ग के अभिभावकों का होना जरूरी है। स्थानीय प्राधिकारी पंचायत के सहयोग से विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना का निर्माण, प्रबंधन व निगरानी करना, ये इसके काम है। सभी मौसमों के लिए उपयुक्त भवन, प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्ष, कार्यालय, सह भंडार, सह प्रधानाध्यापक कक्ष, बाधा मुक्त पहुंच, बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय, सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की सुविधा, रसोई घर जहां विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाया जाएगा, खेल का मैदान, चहारदीवारी। अगर हम बात करें तो दशकीय जनगणना, चुनाव एवं आपदा राहत को छोड़कर शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाना प्रतिबंधित है। तो दोस्तों शिक्षकों को नॉन एजुकेशनल वर्क में नहीं लगाया जाता, बशर्ते जो यहाँ पे केवल जो बातें हो रही हैं, जनगणना का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुनाव का काम महत्वपूर्ण है, और डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा राहत को छोड़ के शिक्षकों को अन्य किसी गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाना यहाँ पे प्रतिबंधित है। आरटीई का रूल है। अब शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन करना है। शिक्षक द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम में विषयों का शिक्षण पूरा करना। बच्चों के अधिकारों का यदि कहीं किसी प्रकार का उल्लंघन होता है तो उसकी प्रथम शिकायत स्थानीय प्राधिकारी से की जा सकती है। इसके पश्चात राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से की जा सकती है। विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना, गठन, कार्यकाल एवं कार्य। विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से अभिभावकों की विशेष भूमिका और दायित्व तय किए गए हैं। यहाँ शिक्षक का दायित्व है कि विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को समय समय पर विद्यालय की कार्यप्रणाली और विभिन्न प्रावधानों आदि पर जागरूक करे और जोड़ने का प्रयास करे।
जिससे विद्यालय में एक बेहतर प्रबंधन व्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर काम करने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति एवं शिक्षक एक साथ मिलकर काम कर सके। संरचना की अगर हम बात करें तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के तहत प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंध समिति गठित होगी। अब दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एसएमसी जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट का जो प्रोविज़न 21 है उसके तहत दोस्तों ये गठित होगी। उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार समिति में कुल 15 सदस्य होंगे। 15 सदस्यों में से 11 सदस्य विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के माता पिता या अभिभावक होंगे। 4 नामित सदस्य होंगे। अब नामित कौन है ये इंपॉर्टेंट है। 4 नामित सदस्य जो दोस्तों नामित होने हैं, नॉमिनेट होने हैं, कहने का मतलब 11 तो जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, 11 गार्जियन, उन 11 बच्चों के माँ बाप होंगे, लेकिन 4 सदस्य नामित होंगे, वो नॉमिनेट किए जाएंगे। तो नामित सदस्य आप जान लें, पहला स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नामित सदस्य, दूसरा एक सदस्य सहायक नर्स एवं मिडवाइफ एएनएम से लिया जाएगा, तीसरा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक लेखपाल, और चौथा विद्यालय का हेडमास्टर इस समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा। तो दोस्तों एक सदस्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा वहाँ पे नामित होना है, वो बीडीसी हो सकते हैं या जो गांव के प्रधान हैं उनके माध्यम से जो वहाँ पे लोकल जो बॉडी है उसका कोई भी सदस्य नामित किया जाएगा। अब विद्यालय प्रबंध समिति की 11 अभिभावक सदस्यों में से एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों के माता पिता होंगे। विद्यालय प्रबंध समिति की 11 सदस्यों का बैठक में आम सहमति से चुनाव करने के उपरांत चयनित 11 सदस्य अपने में से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव आपसी सहमति से करेंगे। अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष में से किसी एक पद पर महिला को चुना जाएगा। अब कार्यकाल दोस्तों क्या होगा, अब ध्यान देना, यही एसएमसी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में से आप एक पुरुष को अगर अध्यक्ष ले रहे हैं तो महिला को उपाध्यक्ष करेंगे, महिला अगर अध्यक्ष बन रही है तो पुरुष को उपाध्यक्ष करेंगे। विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। 2 वर्ष के उपरांत नवीन विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। माह अप्रैल में विद्यालय प्रबंध समिति के अभिभावक सदस्यों को अद्यतन बच्चों द्वारा विद्यालय छोड़ने या कक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में किया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष बदल जाने की स्थिति में अथवा प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण की स्थिति में खाता संचालन में यथावश्यक संशोधन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति से किया जाएगा। अब बात हो रही विद्यालय प्रबंध समिति के गठन की प्रक्रिया क्या है। विद्यालय क्षेत्र के सभी अभिभावकों की खुली सभा में भागीदारी के लिए व्यापक प्रचार प्रसार हो। प्रधान पंचायत प्रतिनिधि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विद्यालय क्षेत्र के दायरे में मुनादी करवाना, बच्चों के माध्यम से उनके माता पिता की भागीदारी हेतु संदेश भिजवाना, बच्चों की कॉपी में लिखकर संदेश भिजवाएं और उस पर माता पिता के हस्ताक्षर कराकर मंगवाएं। बैठक का स्थान एवं दिनांक, बैठक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही रखी जाए। यदि विद्यालय परिसर में स्थान कम है तो किसी भी सार्वजनिक स्थान का बैठक हेतु चयन किया जा सकता है। बैठक की तिथि और समय का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए जिससे बैठक में सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। खुली सभा का संचालन, प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय प्रबंध समिति के गठन हेतु आयोजित बैठक का उद्देश्य सभी को बताया जाए। विद्यालय प्रबंध समिति के गठन संबंधी शासनादेश के प्रमुख बिंदुओं से अवगत कराया जाए। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन, सभी अभिभावक मिलकर 11 सदस्यों का चयन करेंगे। चयनित सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चयन करेंगे। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष में से एक महिला का होना अनिवार्य है। अब दोस्तों विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारी सदस्यों की सदस्यता निम्न परिस्थितियों में समाप्त हो जाएगी। एसएमसी पदाधिकारी या सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में एसएमसी पदाधिकारी सदस्य को न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में सजा पाए जाने की स्थिति में, किसी कामकाज, नौकरी पेशा एवं किसी अन्य कारण से अन्य जनपद व राज्य में पलायन करने की दशा में 3 दशाएं हैं, या तो डेथ हो जाए, या न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में सजा पा जाता है, या गांव छोड़ करके कहीं पे नौकरी के लिए किसी राज्य या किसी जनपद में पलायन कर जाता है।
विद्यालय प्रबंध समिति के दोस्तों कार्य क्या है? 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं का 100% नामांकन एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। यह सुनिश्चित करना कि सभी अध्यापक और छात्र विद्यालय में नियमित रूप से समय पर आएं। विद्यालय न जाने वाले बच्चों के बारे में भी जानकारी लेना, देखरेख करना। जो बच्चे विद्यालय में पंजीकृत नहीं उनका आयु संगत कक्षा में नामांकन कराना। ऐसे बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और इसकी गुणवत्ता की देखरेख करना। बच्चों को बिना भेदभाव व भय के शिक्षा का अधिकार न मिलने पर स्थानीय प्राधिकारी को सूचित कर देना। दिव्यांग बच्चों का नामांकन कराना तथा प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक इनकी सुविधाओं एवं भागीदारी की देखरेख करना। यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक अभिभावकों की नियमित बैठक कर बच्चों की उपस्थिति एवं सीखने की प्रगति के बारे में उन्हें बताएं। मध्याह्न भोजन की नियमितता एवं गुणवत्ता का ध्यान रखना। बच्चों के अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में आसपास के लोगों को बताना। तो विद्यालय में अधिनियम के मानक के अनुसार सुविधाएं एवं कार्य हों, इसकी देखरेख करना। अध्यापकों पर जनगणना, चुनाव, आपदा राहत को छोड़कर अन्य गैर अकादमिक कार्यों का भार न हो। साथ ही अध्यापक द्वारा निजी अध्यापन यानी ट्यूशन में रोक सुनिश्चित करना। विद्यालय को मिलने वाले अनुदान का सही तरीके से उपयोग किया जाए, इसकी देखरेख करना तथा विद्यालय प्रबंध समिति को मिलने वाली धनराशि का अलग से हिसाब किताब रखना। शासन के पत्र संख्या दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। दिनांक 6 जुलाई 2012 के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं पदेन सचिव यानी हेड टीचर के संयुक्त हस्ताक्षरों से खातों का संचालन होता है। कंपोजिट ग्रांट एवं विकास कार्य हेतु विद्यालय को प्राप्त होने वाली धनराशि का व्यय विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से नियमों के अनुसार किया जाएगा। 3 साल के लिए विद्यालय विकास योजना को बनाना एवं योजना को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के हस्ताक्षर के साथ संबंधित प्राधिकारियों के पास भेजना। प्रत्येक माता पिता का यह नैतिक कर्तव्य है कि बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय विकास योजना विद्यालय का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो प्रत्येक विद्यालय के लिए विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से बनाई जाएगी। विद्यालय विकास योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में आने वाली चुनौतियों एवं आवश्यकताओं का पूर्वानुमान किया जाएगा। इसके आधार पर प्रत्येक वर्ष की उप योजना बनाई जाएगी। सदस्यों की सहभागिता एवं सहमति से विद्यालय की आवश्यकताओं का आकलन कर दीर्घकालीन एवं वार्षिक कार्य योजना बनाकर स्वीकृत हेतु स्थानीय प्राधिकारी को प्रेषित की जाएगी। कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त होते ही क्रियान्वयन हेतु विद्यालय प्रबंध समिति एवं स्थानीय प्राधिकारी की संयुक्त बैठक कर क्रियान्वयन कैलेंडर बनाया जाएगा एवं इसका नियमित अनुश्रवण किया जाएगा। पंचायत विभाग के सफाई कर्मी के द्वारा विद्यालय की स्वच्छता सुनिश्चित कराई जाए। विद्यालय के अध्यापकों के सहयोग से विद्यालय स्तर पर किए गए कार्यों के अभिलेखों को अद्यतन रखा जाएगा। हाउस होल्ड सर्वे यानी हाउस होल्ड सर्वेक्षण के माध्यम से प्रत्येक मजरे का हाउस होल्ड सर्वे किया जाता है, जिसमें 6 से 14 वय वर्ग के सभी बच्चों का विवरण एकत्रित करने में सहयोग प्रदान करना। ये भी एसएमसी का कार्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे किसी मजरे या बस्ती में कितने हैं उनका रिकॉर्ड रखना। घर घर जा करके उनका रिकॉर्ड जो है टीचर्स रखेंगे, उसमें एसएमसी मदद करेगी। ऐसे बच्चे जो अस्थायी निवासी न होने या विद्यालय की परिधि में न होने के कारण छूट जाते हैं, उन बच्चे का सर्वेक्षण विशेष रूप से किया जाए। यदि अपने ग्राम सभा, वार्ड के घुमंतु परिवार या कोई परिवार बच्चा दूसरे स्थान से माइग्रेट होकर हमारे गांव या वार्ड में आता है तो इसकी सूचना एक प्रारूप पर अलग से एक रजिस्टर में संकलित करते हैं, जिसमें घुमंतु बच्चे कब, कहाँ, कब तक गए, कब वापस आएंगे आदि कॉलम को सम्मिलित करें। विद्यालय के आसपास परिक्षेत्र के सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराना। मासिक बैठक में विद्यालय में नामांकित बच्चों की नियमित उपस्थिति पर निगरानी रखी जाए तथा अनियमित उपस्थिति वाले बच्चों को चिन्हित कर उनकी सूची बनाई जाए। तत्पश्चात संबंधित बच्चों के अभिभावकों के साथ वार्ता करें। लगातार स्कूल न आने वाले यानी 5 दिन या उससे अधिक दिन अब्सेंट रहने वाले बच्चों की पहचान करें और उसकी कारणों का भी पता लगाएं। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य विद्यालय में उपलब्ध लगातार अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की सूची बैठक रजिस्टर में देखकर निम्न सूचना प्राप्त करें तथा बच्चों के अभिभावकों से मिलकर बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने हेतु बच्चों को स्कूल आने हेतु प्रेरित करें। 6 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक आउट ऑफ स्कूल बच्चे को आयु अनुसार कक्षा में नामांकन एवं कक्षा के अनुरूप अधिगम स्तर तक लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं तथा दिव्यांग हैं उनका विद्यालय में नामांकन कराना। विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क, दोस्तों यहाँ पे दिव्यांग बच्चों की बात हो रही है कि निःशुल्क
सहायक सामग्री एवं उपकरण की व्यवस्था करना है, ये भी विद्यालय प्रबंध समिति का कार्य है। कक्षा 1 एवं 2 में गतिविधि आधारित शिक्षण किया जा रहा है या नहीं, ये विद्यालय प्रबंध समिति देखेगी। कक्षा में पाठ्य पुस्तकों के साथ अधिगम सामग्री टीएलएम का उपयोग किया जा रहा है नहीं। छात्रों द्वारा किया गया कार्य कापियों में नियमित रूप से अध्यापक जांचते हैं या नहीं। शिक्षक द्वारा बच्चों के कार्य की जांच, सुधार एवं उत्साहित करने का काम किया जा रहा है या नहीं। बच्चे अपनी किताब सही तरीके से पढ़ पा रहे हैं या नहीं। शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय परिवेशी ज्ञान से उसे जोड़ते हैं या नहीं। शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों से सवाल पूछे जा रहे हैं या नहीं। विद्यालय में गणित और विज्ञान शिक्षण हेतु किट उपलब्ध है या नहीं। गणित और विज्ञान शिक्षण के दौरान किट का उपयोग किया जा रहा है या नहीं। शिक्षक द्वारा बच्चे के सीखने की प्रगति का रिकॉर्ड छात्र बनाया जा रहा है। पढ़ने पढ़ाने में बच्चों की सहभागिता ली जा रही है। शिक्षक द्वारा बच्चों को पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रार्थना स्थल पर सामान्य ज्ञान की जानकारी दी जा रही है। अध्यापक और बच्चे प्रतिदिन समय से विद्यालय आएँ। अध्यापक पढ़ाई के लिए निर्धारित समय या घंटे में कक्षा में लगनपूर्वक पढ़ाएं और इसके लिए तैयारी करके आएँ। विभाग द्वारा निर्धारित मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाएं विद्यालय में समय से संपन्न हों। अध्यापकों के सहयोग से यह सुनिश्चित करें कि सतत मूल्यांकन हेतु प्रत्येक बच्चे के अभिलेख अनुरक्षित रहें, ताकि इसके आधार पर शिक्षा पूरी होने यानी बच्चे की ज्ञान की समझ का स्तर का प्रमाण पत्र दें। विद्यालय के अध्यापक पूरा समय विद्यालय में दें। किसी प्रकार का निजी शिक्षण या ट्यूशन न करें, न ही किसी गैर अकादमिक कार्यों में व्यस्त रहें। अध्यापकों द्वारा बच्चों के ज्ञान, उपस्थिति की प्रगति की जानकारी मासिक बैठक में माता पिता अभिभावकों के साथ साझा की जा रही है। तो दोस्तों, ये है विद्यालय प्रबंध समिति का कार्य। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं बाल अधिकारों के बारे में अभिभावकों एवं समुदाय को जागरूक भी होना है। स्कूल की किसी भी गतिविधि में, जैसे कक्ष में सहभागिता, मध्याह्न भोजन, खेल कूद, साफ सफाई आदि में किसी भी प्रकार का कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। वर्ग, धर्म और लिंग के आधार पर बच्चों के साथ भेदभाव न हो। बिना शारीरिक दंड या मानसिक यातना के बच्चों को अनुशासन में रखा जाए। तो दोस्तों, ये रही विद्यालय प्रबंध समिति का मेन कार्य और इसका जो गठन है हमने आपको बताया। आगे की वीडियो में भी दोस्तों हम बात करेंगे विद्यालय प्रबंध समिति कि कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, कौन कौन सी कार्यवाही होती है। तो दोस्तों, आप आगे का वीडियो जरूर देखें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश साइनिंग ऑफ।